कथनी नहीं करनी जिसकी जान है, हम बिहार वासियों में जिसकी एक अलग पहचान है। दूरदृष्टि का एक अकेला वो रत्न चिराग पासवान, जिस पे नाज कर रहा आज सारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। और आज एक बार फिर से हम बिहार के चुनावी घमासान का विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं। रोहित, चिराग पासवान को लेकर हवा लगभग तेज होती जा रही है। आप ये देखिए, सोशल मीडिया पर लोग चिराग पासवान के समर्थन में नारे तो लगा ही रहे हैं। लोग कह रहे हैं जय चिराग तय चिराग। देखिए, अगर हम लगातार बिहार के चुनावों को क्योंकि बहुत क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं और ग्राउंड में क्या हो रहा है दरअसल जानकारी उसकी दी जा रही है, और असल में इस वक्त पे लगातार जिस तरह से चिराग पासवान की जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है हमारे सामने, वो अगर आज ही से शुरू करें कि आज के ट्वीट्स क्या रहे तो दिलचस्प है कि किस तरह से देखिए ब्रांड नीतीश का जो असर है ना बिहार में, वो लगातार अब नीचे गिरता जा रहा है। ये हमने लगातार देखा है और ये आज की कहानी नहीं है, ये 2010 के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 2010 का वो दौर था जब ब्रांड नीतीश जो था वो अपने चरम पर था। हालांकि उस वक्त पर भी उन्हें बीजेपी की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस वक्त पे ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कद था, ना ही बीजेपी का उतना असर था बिहार में, क्योंकि बिहार दरअसल में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी जो है वो एक नंबर 1 पार्टी के तौर पर सामने निकल कर आएगी। लेकिन इस दौरान जिस तरह से चिराग पासवान ने जो हमला किया है, उसमें साफ तौर पर समझ आता है कि अब वो जो ब्रांड नीतीश की छवि को है ना, वो लगातार धूमिल कर रहे हैं और उनका हर ट्वीट इसी बात की जानकारी देता है। हमारे लगातार जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो भी यही मान रहे हैं, और वो बिल्कुल बिहार की कर्मभूमि से जुड़े हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहीं बंगाल में बैठकर या कहीं तमिलनाडु में बैठकर या कहीं दूर नौकरी करने जा रखे हैं, वहाँ से दरअसल वो ये बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने दरअसल उस नस को पकड़ लिया है जो हर बिहारी की इस वक्त पे दुखी हुई है, तो और उसी नस पर वो बार बार चोट कर रहे हैं और बताने की ये कोशिश हो रही है कि मैं एक चेहरा हूँ आपके सामने, मेरे पास आइए, मुझे चुनिए, हमारी पार्टी को चुनिए, और हम जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। ये उनका दावा नहीं है, ये पूरी तरह से पुख्ता तौर पर वो कह रहे हैं। रोहित, ऐसा भी लग रहा है कि चिराग पासवान तो जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर ही रहे हैं, समर्थन उनको मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो और नेता हैं वो जाने अनजाने उनका फेवर कर रहे हैं। ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है चिराग का नाम क्यों नहीं लिया, इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर दिया एक तरीके से कि क्यों नहीं लिया। तो ये तो अंदर खाने बात चल ही रही है। ये तो जेपी नड्डा जा रहे हैं वहाँ, जेपी नड्डा हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा को लेकर लग यही रहा है कि वो हर जब बूथ तक जाकर, आपको पता है कि बीजेपी का अमित शाह ने बीजेपी के अंदर ये आदत डलवा दी है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो आपको बूथ के हिसाब से लड़ना है, आपको नहीं राज्य स्तर पर लड़ना है, आपको नहीं सिर्फ विधायक से जाकर बातचीत कर लेनी है, आपको जो राज्य का सबसे कमज़ोर बूथ का इलाका भी है ना वहाँ पे, और दरअसल 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, A, B, C, D यानी जहाँ पर कभी बीजेपी को वोट पड़ता ही नहीं था, और वहाँ पे जाके भी 7-7, 8-8 लोगों की टीम बनाई गई है और उन्हें भेजा गया ठेठ अंदर तक कि पता करिए कि होगा क्या, कैसे हमारे लिए जो है लोग वोटर्स सामने निकल कर आएंगे। तो या 2 तरह से चुनाव जीते जाते हैं, या तो एक ये हो कि भाई अपने A-B पॉइंट्स आपने पकड़ लिए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है, और वहाँ पर आपने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि अगर यहाँ का चुनाव वोट हमें पड़ गया तो हम जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी C और D पर भी खेल रही है। तो ये दरअसल ये अमित शाह की वो राजनीति है जिसको लेकर के हमने बीते 6 से 7 सालों में इसको बहुत एक्टिव तौर पर पूरे देश में लागू होते हुए देखा है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि विपक्ष अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री 12 रैली करेंगे प्रधानमंत्री बिहार में, और 12 की 12 रैली में नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, लेकिन 12 की 12 रैली में जहां नीतीश कुमार उनके साथ होंगे वहां ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 रैलियां जो की उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का जिक्र नहीं किया, उसमें चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, रामविलास पासवान के बारे में बार बार चर्चा की। तो ये क्या एक पॉजिटिव सिग्नल है? क्या बीजेपी सिर्फ ये कह देना चाहती है कि लास्ट में हम जो है एक ऑप्शन ये भी छोड़ना चाहते हैं कि अगर, क्योंकि देखिए बिहार में जो हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स से बात हो रही है या जो नेताओं से हमारी बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ है इस बार गिरना ही है, मतलब गिरेगा। आप देखिएगा, नतीजा आएगा तो गिरेगा ही नीतीश कुमार का। अब बीजेपी को दरअसल ये डर सता रहा है कि अगर जेडीयू के साथ वो आंकड़ा नहीं बन पाया, जो जादुई आंकड़ा है, अगर वो 123 के पार नहीं जा पाए, 122, 123 का वो जो जादुई आंकड़ा है उसके पार नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? क्या उस तरफ फिर एक एलजेपी एक ऑप्शन दिखता है? क्योंकि एलजेपी को अगर आप साथ नहीं लेंगे और अगर आप जेडीयू ने कहीं बुरा प्रदर्शन कर दिया तो फिर बीजेपी की वही स्थिति हो जाएगी जो महाराष्ट्र में शिवसेना के हटने के बाद हो गई। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अब हम देखेंगे कि क्या समीकरण बनते हैं आगे आने वाले वक्त में। और ये बहुत अच्छी चीज है कि अब बीजेपी के खिलाफ लोग इस तरह के निशाने साध रहे हैं, क्योंकि बीजेपी किस पशोपेश में रहेगी,
देखिए अमित शाह मना कर चुके हैं कि हम एलजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे तब तक सबका मुंह बंद है, तब तक कोई वैसे कैमरे पर आकर कुछ चुप्पी नहीं में कहेगा। तो हाँ भी समझी जाती है, तो फिलहाल तो मोदी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान सीधा बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री को उनको अपना मतलब अपने आप को उनका हनुमान बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, जो नीतीश सरकार के कार्यकाल में जो इफ एंड बट सामने आए हैं उनको भी जनता के सामने ला रहे हैं। सोचिए पुल टूटा उस तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरा मुद्दा बना के उन्होंने निशाना साधा है, और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा जो कहते हैं ना कि कोई एक अगर जुमला एकदम से जनता के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो बहुत जल्दी पकड़ बना लेता है। चिराग पासवान इस पर भी काम कर रहे हैं। अब देखिए खुद को हनुमान बता रहे हैं और बहुत तरह के जुमले वो छोड़ रहे हैं। एक जुमला नहीं, मैं कहूंगा ये टैगलाइन उन्होंने बना दी है, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहार। हाँ। मतलब ये अमेरिका में हमने सुना था, डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने कह दिया बिहारी फर्स्ट। और इन सारी चीज़ों के बीच आप एक चीज़ देखिए, युवाओं को हर कोई पकड़ रहा है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे इसके अलावा हमने जो बीजेपी का खेमा देखा है वो भी किस तरह से पकड़ रहा है। नीतीश बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए बिहार की राजनीति को अगर आप दो हिस्सों में बांटें, एक वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव का दौर था। आज का जो युवा है ना, उसने लालू प्रसाद यादव का दौर नहीं देखा है, जिसे जंगल राज कहा जाता था, यानी 90s का 90s का टाइम, वो आज के युवा ने नहीं देखा है। वो किस दौर से कंपेयर कर रहा है, वो नीतीश कुमार के दौर को ही आज के दौर से कंपेयर कर रहा है। यानी उस समय पे नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि थी, वो 2005-2010 में जिस वक्त पे आए, उस वक्त पे उनका जो पॉलिटिकल आप कहें कि पीक पॉइंट पे था, वो पीक कर रहे थे उस वक्त पे, और उन्होंने चीज़ों को बदल दिया। लेकिन आज जब यही लोग जो है वो तुलना कर रहे हैं 2010 के नीतीश कुमार की 2020 के नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा नीचे पा रहे हैं, तो यही एक बड़ा कारण है जिसमें वो अब एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और विकल्प में, क्योंकि वो जैसे हमने कल भी बात की थी कि अब आने वाली राजनीति में ना तो लालू का विकल्प है, ना ही नीतीश कुमार का भविष्य कोई इतना बेहतर दिख रहा है, क्योंकि अब गिर रहा है, डाउनफॉल है। सुशील मोदी का कोई विकल्प नहीं है, जीतन राम मांझी, ये सब, इन सब का कोई आगे भविष्य नहीं है। भविष्य किसका है? चिराग पासवान का है। भविष्य किसका है? तेजस्वी का है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो बात सामने निकल कर आ रही है वो यही कह रही है कि आपको अब इनमें से एक चुनना है। अब आपको जो है ना, कहते हैं कि जो बेटर ऑफ द वर्स्ट है, मतलब जो इन सारी चीजों में जो आपको सबसे अंधों में काना राजा आप एक बार को कह सकते हैं। हाँ, कि मेरी जुबान पे भी ये कहावत आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कहना, अंधों में काना राजा। अभी जनता को कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके मुकाबले चिराग पासवान को खराब में से सबसे अच्छा चुनते हुए नजर आते हैं, तो इस वक्त में सबसे बेहतर विकल्प वही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि विजुअल्स हम देख रहे हैं, कहीं भी अगर चिराग पासवान कहीं से भी निकल रहे हैं तो रोहित उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं, अगर वो घर से बाहर भी निकल रहे हैं, किसी को कहीं पर मिलने भी जा रहे हैं, तो लोग बस एक झलक पाने के लिए निकल रहे हैं, उनको देखने के लिए सामने आ रहे हैं, और इसी से लग रहा है कि हवा तो है चिराग पासवान। एक चीज़ तो है, देखिए जो हम रामविलास पासवान का भी जिक्र कर रहे थे कि उनका पॉलिटिकल कद क्योंकि बिहार की राजनीति में इतना ज़्यादा है, इतना प्रभावी रहा है, क्योंकि 50 साल अगर वो वहाँ पर रहे हों और उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल करियर जिया है जिसमें किसी तरह का कोई गंभीर आरोप नहीं है उनके ऊपर। इसके अलावा कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है जो उन्होंने विपक्ष को लेकर के रचा हो, ना ही कोई ऐसी कैरेक्टरलेस जिसे हो जाना कहते हैं ना, कि आप इस तरह के बयान दे देते हैं या इस तरह की बातें कह देते हैं जिसको लेकर के आपके ऊपर फिर सवाल आ जाते हैं कि यार ये आदमी ना राजनीति को साधने के लिए कुछ भी करता है। तो वो एक उनकी छवि कभी नहीं रही। उन्होंने निश्चित तौर पर जो ब्राह्मणवादी सोच थी उसके खिलाफ 1994 के साल से लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा किया, बातें कही, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसको लेकर के सदन से निकलते हुए या पार्टी दफ्तर से निकलते हुए कोई कह दे यार रामविलास जी आज आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। तो ये एक जो पॉलिटिकल माइलेज मिलता है ना, जो हम परसों भी बात कर रहे थे कि लेगेसी का फायदा क्या हुआ, विरासत का क्या कोई फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है विरासत का फायदा। और विरासत का फायदा भारतीय राजनीति में जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को मिला, और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो आज तक उसी पे खेल रहे हैं, तो फिर ये तो रामविलास पासवान थे जिनकी छवि बहुत शानदार थी, तो उसका फायदा साफ छवि का ही नतीजा है कि चिराग पासवान की जो कह सकते हैं पॉजिटिव इमेज लोगों के बीच जा रही है, ऊपर से वो युवा चेहरा है, मतलब ये कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता चिराग पासवान में साफ तौर पर देख रही है, और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनको जबरदस्त तरीके से प्यार मिल रहा है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, वहां पर देखना होगा कि जो एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं चिराग पासवान, वो उनके फेवर में जाता है या फिर किस तरह से पूरा समीकरण बदलता है। बहुत शुक्रिया रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।